हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन, द आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एंड इस आर्ट में किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एक्सपर्ट हैं, कितनी ज़्यादा बढ़िया इनकी एक्सपर्टीज़ है इस पार में, इस आर्ट में हम ये समझेंगे। सेकेंडली, इस डिस्ट्रैक्शन की को यूज़ कर करके कैसे इन पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मोटिव अचीव करे, एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक पैटर्न आपको दिखाऊंगा। एंड कैसे इन्होंने अपना तो फ़ायदा करा, पर देश पे जिसको ये रूल कर रहे हैं, देश की जनता, वो किस तरीके से अपना लॉस करे जा रही है डिस्ट्रैक्ट हो के, वो इस वीडियो में पता चलेगा। एंड टूवर्ड्स द एंड आपको ये पता चलेगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट किन मुद्दों, आपको अपना फोकस किन मुद्दों पे रखना है और किन मुद्दे आपके लिए बस बकवास हैं, सिर्फ इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो। एंड ये डिस्ट्रैक्शन कर क्यों रहे हैं? इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन होने से इतना भयंकर लॉस हो रहा है इस कंट्री का कि एक तरीके से ये कंट्री चली रही है डिस्ट्रैक्शन पे, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पे चल रही है। असल मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता असल मुद्दों पे। ना कंट्री के टॉप लीडर्स, ना कंपनी के टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, कोई बात नहीं करता। सबको एक तरीके से या तो ऐसा लगता है कि डायरेक्शन आगे की क्या है किसी को पता ही नहीं, तो खुद डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एंड जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं ताकि पॉपुलेशन भी डिस्ट्रैक्टेड रहे, तो इनसे कोई सवाल ना कर सके। डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग बेसिकली यही है कि काम के मुद्दे, क्रिटिकल मुद्दों पे ध्यान ना लगाएं, वहाँ से ध्यान हटा के किसी और जगह ध्यान लगाएं, जिन मुद्दों का, जिन बातों का कोई भी मैटर नहीं है, जो किसी भी ढंग से क्रिटिकल नहीं है। तो अब पॉलिटिशियंस है भाई, उनको तो रूल करना है, वो तो रूल करने के लिए पॉपुलेशन को अगर डिस्ट्रैक्ट करके ही अगर रूल करने का रास्ता होगा तो वो डिस्ट्रैक्ट करके ही रूल करेंगे। वो रूल ना करें ऐसा हो नहीं सकता। उनको वो नहीं करेंगे तो कोई और आएगा जो जो भी रूल करेगा वो डिस्ट्रैक्ट रखने में उसका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जब तक ये पॉपुलेशन डिस्ट्रैक्टेड रहेगी, ये अपने मुद्दों की बात पे सवाल पूछने की बजाय, क्वेश्चन पूछने की बजाय फालतू की चीज़ों में ध्यान रखेगी और सवाल पूछने की कैपेबिलिटी उसकी रहेगी नहीं। जब कोई सवाल ही नहीं पूछेगा तो ये लोग जवाब क्या देंगे? तो ये जवाब देने से भी बचेंगे, क्योंकि असल में ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि इनके पास जवाब देने के लिए भी कोई कॉन्क्रीट फैक्ट फिगर्स है ही नहीं जो ये जस्टिफाई कर सकें कि भाई जो बड़ी बड़ी प्रोमिसेस इन्होंने कर रखी हैं, क्या हम उस प्रोमिसेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। देश का जो गरीब है उसको मुफ्त का आटा दाल चावल, दवाइयाँ, एजुकेशन, ये सब दे दो। महीने के 2,000, 3,000, 2,500, 2,100 रुपये, जिसका जितना प्रॉमिस है उतना दे दो। देश का गरीब शांत है, शांति से बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ना कोई सवाल पूछेगा। तो आपके लिए एकदम आगे का रास्ता साफ। उसको ये फ्री का सामान दो और उस पर कंट्रोल करो और वो सवाल नहीं पूछेगा। जो देश का अमीर है उसका ध्यान आप भटकाओगे ही नहीं, उसका तो आप ध्यान रखोगे, क्योंकि इलेक्शंस जब भी आएंगे ये वही अमीर है जिससे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग लोगे, इलेक्शंस कैंपेन करोगे और इलेक्शंस जीतोगे। और एक बार जब पहले इलेक्शन जीत जाओगे तो आप इनके जो फंडिंग है, इनके जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी रिकवरी के लिए फिर आप इनके लिए इनके जो भी बिजनेस प्लान्स हैं, उसके पॉलिसीज़, उसके लिए प्रोविजंस जो भी चेंज करने हैं, बनाने हैं, जो भी है, फिर आप वो चीज़ वैसे कर दोगे। तो इनका तो आप ध्यान रखोगे। अब जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इस चीज़ से फंसती है, क्योंकि उसके पास कॉमन सेंस भी है, इसलिए उसको मैं कह रहा हूँ फंसती है, वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का यूथ जिसके पास उसके डेली लाइफ में दिक्कत देने वाले, परेशान करने वाले भतेरे मुद्दे हैं, पर उनका ध्यान भटका के इन जगहों पे रखा हुआ है। वो जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो रोज़ तड़पता है, रोज़ तकलीफ पाता है। यूथ जिसने एजुकेशन कर ली है वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है, लोगों के पास करने को काम नहीं है। पर कॉरपोरेट लीडर्स क्या कहते हैं कि 90 घंटे काम करो, 84 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। जो 70 घंटे काम कराने वाले मूर्ति साहब भी है ना, वो भी यही वो कहते तो है 70 घंटे काम करो, पर जो काम करने के लिए उन्होंने हायरिंग की होती है वो उन सब हायरिंग वाले लोगों को फिर फायर कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैसूर कैंपस से उन्होंने मास लेवल पे ले ऑफ किए, लोगों को फायर करा, और रीजंस दिया क्या? पुअर परफॉर्मेंस। अब जो बंदा हायर हुआ है अभी अभी, वो इस पुअर परफॉर्मेंस को चेक करना चाहे, इस पर क्वेश्चन करना चाहे, तो उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप कैसे जज करोगे कि परफॉर्मेंस पुअर है, चेक कैसे करोगे, तो वो कुछ पता नहीं।
तो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास फिर एक तरफ कॉर्पोरेट लीडर कहते हैं कि 70-70 घंटे काम करो, फिर कुछ कॉर्पोरेट लीडर्स कहते हैं भाई 90 घंटे काम करो, एल&टी के सुब्रमण्यम साहब कहते हैं 90 घंटे काम करो, 90 घंटे अ वीक काम करो। पर ये भी कहते हैं कि इंडियंस आर नॉट विलिंग टू कम टू ऑफिस। क्यों? क्योंकि आप सैलरी उतनी ही दे रहे हो, सैलरी बढ़ाते नहीं हो, घंटों के हिसाब से पैसे दो, तो यूथ क्यों नहीं काम करेगा? तो ये वो मुद्दे हैं। और जिन यूथ की जॉब है, सैलरी है, पर वो सैलरी जो स्टार्ट हुई है उसका लेवल ही इतना लो है कि एक रीजनेबल अमाउंट तक पहुंचने पर उसकी वर्किंग लाइफ का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट तो निकल चुका होगा। एंड अपने वर्किंग लाइफ के लास्ट तक भी वो अपने लिए अपना प्राइवेट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, अपने लिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कभी नहीं खरीद पाएगा, ना अपने लिए एक फ्यूचर के लिए एक रीजनेबल कॉर्पस क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही अभी जहाँ से उसने स्टार्ट करा है वही इतनी लो है। और जो अच्छी जॉब कर भी रहे हैं उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक हो चुका है कि यूथ की डेथ तक हो रही है। भले ही डेथ सब केसेस का आउटकम ना हो, पर मेजॉरिटी ऑफ द केस, जो इसमें कई केस रिपोर्ट भी नहीं होते, उसमें यूथ मेंटल काउंसलर से मिल रहा है अपनी मेंटल वेलनेस के लिए। वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, ओबेसिटी, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, इस टाइप की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से वो सफ़र कर रहा है। ये तो हाल उस यूथ का है जिसके वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड नहीं है। तो कंट्री की जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके पास आज तक कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इस टाइप के रिफॉर्म्स ला सके जिससे कि लुक आफ्टर कर सके यूथ, जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका इंटरेस्ट, उसका वेलफेयर, वर्किंग आवर्स की रेगुलेशन हो सके एंड अनएथिकल वर्क प्रैक्टिसेस को रोकी जा सके। इससे अच्छा तो पुराने टाइम में ट्रेड यूनियंस हुआ करती थी, जो कम से कम वर्कर्स के ओवर टाइम, वर्कर्स की मांग पूरी होती है कि नहीं, या वर्कर्स को टाइम से पैसा मिलता है कि नहीं, इन सब का ध्यान रखते थे। आज की डेट में ओवर टाइम यूथ जितना चाहे उतना कर ले, पर एक्स्ट्रा पैसे के नाम पे कुछ नहीं है। वीकेंड्स पे काम कर ले, फिर भी एक्स्ट्रा पैसे के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये तो हाल है यूथ का। ये मुद्दे हैं जिस पर यूथ को सवाल उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, पर यूथ का ध्यान डिस्ट्रैक्टेड है। अब इसी यूथ की जो पेरेंट वाली पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है, उनका ध्यान इन सब बातों पे नहीं है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन के चैलेंजेस क्या हैं, उनकी फैमिली के चैलेंजेस क्या हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की हैप्पीनेस, हार्मनी बुरी तरीके से हिली पड़ी है। पर इस पे चिंता नहीं है। चिंता किस चीज़ पे है कि भाई धर्म खतरे में है, धर्म को बचाना है, धर्म खतरे में है, क्योंकि चारों तरफ से यही दिखाया जा रहा है। इस पे ही ध्यान भटका दिया गया है। फिर महाकुंभ आ गया, महाकुंभ इतना महीना महाकुंभ की कवरेज चलती रही और सारे लोगों ने, न जाने कितनों ने महाकुंभ की चीज़ वो देखी। फिर अब IPL आ जाएगा कुछ टाइम बाद। अभी पिछले साल नेशनल वेडिंग ऑफ इंडिया होके गई, जिसको मीडिया ने बुरी तरीके से इतने वाइड स्केल पे कवर करा, इतनी फुटेज उस वेडिंग को दी गई प्राइम टाइम पे, टीवी में, सारे अलग अलग मीडियम्स में उस वेडिंग को इतनी वेटेज मिली। और वो वेडिंग माना उस फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पर भाई आप देख रहे हो उस वेडिंग की फुटेज, आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आपका तो ध्यान भटकाया जा रहा है, आपका ध्यान तो भटकाया जा रहा है इन क्रिटिकल मुद्दों से, और इस वेडिंग की डिस्ट्रैक्शन पे लगाया जा रहा है। तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? आपके लिए ये चीज़ कहाँ से यूज़फुल है? इसी टाइप का पैटर्न, इसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन का पैटर्न पहले कई टाइम से चला आ रहा है। 2014 से जब से ये रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने अच्छे दिन की बातें बोली, 15 लाख सब अकाउंट्स में पहुंच जाएंगे बातें बोली। हालांकि 15 लाख वाली बात तो बहुत ही ज़्यादा फेक सी थी, इमेजिनरी थी, वो कभी होने वाला था भी नहीं। पर आज 11वां साल चल रहा है, क्या अच्छे दिन आ गए? किससे क्या पूछ सकते हैं, क्या अच्छे दिन आ गए? एंड अच्छे दिन क्या ये है कि उसी ही रूलिंग पार्टी में जो ये वादे करती थी अच्छे दिन आएंगे, आज पलट के कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। आज पलट के कोई उसके लिए हुए डिसीजंस पे सवाल नहीं उठा सकता। एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक एक्ट के थ्रू कुछ बातें बोली गई, कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसकी फ्रेमवर्क में रहते हुए कुछ बातें बोली। एंड उस बातें बोलने के बाद क्या हुआ ये आप सबको पता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस वेन्यू को तोड़ दिया जिस वेन्यू पे वो शो हुआ था, एंड कुणाल कामरा की भी सेफ्टी डाउट में है। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल है। तो ये है क्या अच्छे दिन? ऐसे डेमोक्रेसी वर्क करती है? 2020 में जून में जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे गलवान अटैक हुआ,
तब मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। मीडिया ने क्या कवर करा? मीडिया ने कवर करा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। ये कुछ महीनों तक ये एपिसोड चला और जो क्रिटिकल टॉपिक था, जो जिससे देश की सेफ्टी खतरे में थी, वो चीज़ साइडलाइन कर दी गई। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट हुए और बहुत पीक तक फार्मर प्रोटेस्ट हुए, पर कवर क्या किया गया? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग केस में अरेस्ट हो जाना। कुछ महीनों तक ये कवरेज चली एंड अल्टीमेटली वो फेक केस से बाहर आए एंड वो रिलीज हो गए। फिर इस बीच कोविड आया। कोविड जब आया था पहले, तो कोविड की ग्राउंड रियलिटीज़ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बुरी हाल में था। वैक्सीनेशन के टाइम पे इतना बुरा हाल था, ठीक से वैक्सीनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी वैक्सीनेशन की। उन सब के होते हुए ध्यान कहाँ पे लगवाया गया कि शेयर मार्केट बूम कर रहा है, डीमैट अकाउंट्स खूब सारे खुल रहे हैं एंड शेयर मार्केट किस लेवल से किस लेवल तक आ गया, ठीक है, इस तरफ ध्यान लगवाया गया। तो ये सब ध्यान लगवाया गया फ्रॉम द टॉप लीडर्स। द टॉप लीडर्स ने ही इस सब चीज़ को करा। क्यों? जस्ट टू कवर अप द क्रिटिकल टॉपिक्स, जस्ट टू कवर अप ऐसी मुद्दे जो मुद्दों पे जवाब देने के लिए उनके पास भी आंसर नहीं है। तो ये किया गया। तो अब ये कुछ समय बाद अभी ये माकूम आया, फिर ये IPL आ जाएगा। इस बीच यूट्यूबर जो रणवीर अलाहाबादिया है, रैना, इनकी कंट्रोवर्सी पूरे टाइम दिखाई गई चलाई। क्या देश में और कोई काम का मुद्दा है नहीं? क्या देश में सब चीज़ें सही हैं? जो भी इनके बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे एंड 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, वो सब क्या एक ही दिन में हो जाएगा? वो सब एक ही दिन का काम है क्या? मतलब 2047 तक विकसित देश बनना है, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है 2030 तक। उससे पहले इन सब टारगेट्स को पूरा करने से पहले कई और छोटे छोटे टारगेट्स भी है ना, जिनको पूरा करते 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 हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। तो क्या वो छोटे छोटे टारगेट्स पे हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा होता दिख रहा है कि 7 ट्रिलियन से पहले 5 ट्रिलियन आएगा, 5 ट्रिलियन से पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा? ऐसा क्या होता हुआ दिख रहा है? हम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन ले आएंगे। भाई बुलेट ट्रेन ला के तुम क्या करोगे? तुम एग्जिस्टिंग ट्रेन नेटवर्क की जो अवेलेबिलिटी, टिकट्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है, स्टेशंस की कंडीशंस की प्रॉब्लम है एंड ये पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम है। इन पांचों प्रॉब्लम्स को पहले ठीक तो कर लो। एग्जिस्टिंग ट्रेन इस नेटवर्क को ठीक कर लोगे तो इससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन इंपैक्ट होगी, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन का भला होगा। इस सब पे तो ध्यान है नहीं। इस सब के काम ये है एक्चुअल मुद्दा, और ध्यान भटका के लगा किस मुद्दे पे दिया? बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे। अब इस पे ही बात हो रही है। रिवर गंगा को क्लीन कर देंगे। कितनी क्लीन हो गई रिवर गंगा आज की डेट में? कितनी क्लीन हो गई? देश के टॉप लीडर्स का इंटरेस्ट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्रोमिसेस, इन मुद्दों को पूरा करने में लग ही नहीं रहा, ऐसा लगता है। देश की इकोनॉमी का ये हाल है और प्रधानमंत्री जी, शीर्ष नेता वनतारा घूम रहे हैं हाथियों के साथ, शेरों के संग फोटो खिंचवा रहे हैं। चलो उस वनतारा का इनॉग्रेशन करने आप गए, उस वनतारा से जो जामनगर का एरिया है, जामनगर की जगह है, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पर उससे क्या देश एज अ होल, उसकी कितने यूथ पॉपुलेशन को, या एज अ होल कितनी पॉपुलेशन, एक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन उससे इम्पैक्ट होगी? तो एज अ कंट्री हम कितना प्रोग्रेस कर लेंगे उस चीज़ से, और हम कितने ऊपर उड़ जाएंगे हैप्पीनेस इंडेक्स से, या एज अ कंट्री हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी ठीक हो जाएगी, एज अ कंट्री हमारी फिस्कल डेफिसिट जो इतना बड़ा होता जा रहा है वो कितना कंट्रोल हो जाएगा। क्या ऐसे ऐसे क्लेम बोले जाते हैं कि चाइना को पीछे छोड़ देना। भाई चाइना को पीछे छोड़ने की बात एक ही बार में कर दोगे? चाइना अपने GDP का 20% अमाउंट एजुकेशन पे खर्च करती है, और इंडिया में GDP का कितना अमाउंट खर्च होता है एजुकेशन पे? और उस एजुकेशन पे चलो मान भी लो कि जितना कह रहे हैं उतना खर्च हो भी जाता है, पहले तो होता नहीं है, परंतु मान लो हो भी जाता है। उस एजुकेशन के बाद कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है? जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी क्या है? तो ये पूरा एक के बाद एक के बाद एक सब स्टेजेस हैं। हर स्टेज पे काम करोगे तब जाके ये जो टॉल क्लेम आपने करा है ना, ये जो टॉल प्रॉमिस आपने करी, तब जाके ये प्रॉमिस पूरी होगी। पर कंडीशन तो ये है, पलट के कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पलट के कोई किसी के लिए भी, किसी के सामने आपकी टॉप लीडर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसर, ये किसी भी ढंग से आंसरेबल नहीं है, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। अरे हम ही वो लोग थे जिन्होंने इलेक्ट करके आपको चूज करा कि आप देश को चलाएंगे, आप पॉपुलेशन
का अपनी की डेवलपमेंट का काम करेंगे, ये करेंगे। एंड एक्चुअली में अब वही यूथ या वही पॉपुलेशन में से सवाल पूछने लायक हाल में कोई है ही नहीं, या तो डिस्ट्रैक्ट कर रखा है या सवाल पूछने वाली आवाज़ को ही दबा दिया जाता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर पीपल को, लोगों को ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि उनका उल्लू बनाया जा रहा है। एंड इस तरीके से देश नहीं चलता कि उनका, और जब उनको पता लग जाएगा कि उनका उल्लू बनाया जा रहा है, तब ये पावर शिफ्ट हो जाएगी, तब ये पावर चेंज हो जाएगी। इसी टाइप का सेंटीमेंट, इसी टाइप का आक्रोश, इसी टाइप की एक रेस्टलेसनेस 2014 में थी, उससे पहले की रूलिंग गवर्नमेंट से, तब जाके चेंज होके ये गवर्नमेंट आई। और आज की डेट में जो इस गवर्नमेंट का काम है, जो इस गवर्नमेंट का जिस तरीके से इन्होंने डीमोनेटाइजेशन इन्होंने लाए, क्या सोच के लाए और उससे क्या फ़ायदा हो गया, क्या सोच के लाए थे? तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर दी जाएंगी, मेक इन इंडिया कर दिया जाएगा और एआई कर दिया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए और ये करके आए। तो भाई क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप क्या आपको टैरिफ आप पे नहीं लगाएगा? अब आज ही की न्यूज़ में था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्ट करने वाली कार्स पे टैरिफ लगा दिए, सारे ऑटो सेक्टर्स कंपनीज के शेयर 7-7% तक टूट गए। तो क्या आप गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने इलेक्शन जीतने के बाद, क्या हो गया? उसके बाद पीयूष गोयल गए, फिर क्या हो गया? तो इन सब चीज़ों पे टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट करना बंद करो, टैक्स पेयर्स का डिस्ट्रैक्शन करके ध्यान भटकाना बंद करो। एंड जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा वीडियो था, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग टॉपिक पे था, डिस्ट्रैक्शन पे। और ये डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि कहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए और ध्यान हमारा कहाँ पे लगाया रखा है। प्लीज़, तो इस वीडियो के थ्रू मेरी यही अपील है कि अब से ये जो आईपीएल अब अगले 2-3 महीने तक चलने वाला है, इस आईपीएल पे ध्यान मत लगाएं, इस आईपीएल पे फोकस ना करें, इस आईपीएल को बॉयकॉट करें। एंड जो मुद्दे आपके लिए मैटर करते हैं, आपके लिए क्रिटिकल हैं, उन मुद्दों की आवाज़ उठाएं एंड उन मुद्दों पे बात करें। वो ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, आईपीएल ज़रूरी मुद्दा नहीं है। सो विद दिस मैसेज आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।